फोटो खिंचाने की दुनिया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा कि आरक्षण के लड़ाई में उस गाने में सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन ये दो आदमी खड़े नहीं हुए कभी भी। मेरी नज़र इन्हीं दोनों आदमी पे पड़ा जा रहा था कि मेरा हमेशा मानना है कि इस लड़ाई में एक भी आदमी अगर पीछे रहता है तो पान समाज की आरक्षण पीछे धकला जाता है। हमेशा मेरा ये मानना रहता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद छपरा के इस टीम को। मुझे दूध से नहाया गया, मेरी आंखें नम थी, लेकिन उसी समय जब मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया, हाथ जोड़े और मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं इस लायक नहीं, लेकिन वो दिन लाऊंगा कि बापू सभागार में हमारा 10 MLA होगा और हम 10 को उसी मंच पे दूध से नहलाएंगे। उसी 10 MLA को बापू सभागार के मंच पे लड्डू से तौला जाएगा, वो दिन भी लाऊंगा। ये बैठा बैठा सोच रहा था मैं, जब मुझे दूध से नहा गया तो मेरी आंखें बिल्कुल नम थी। जरा सोचिए कि आज पहली बार कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आरक्षण के दौरान या इस इनकलाब यात्रा के दौरान मैंने नहीं बताई, तो पहली बार बताने जा रहा हूं। जरा सोचो, ये हिंदू है, ये पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जानता है हिंदू को। मैं इसके घर गया, एक घर भी अदद अच्छा नहीं है इसका। अगर ये दूसरे समाज के लोग होते और इतनी प्रसिद्ध होती, इसका घर नहीं इसका महल होता। गुनाह है हमारा कि हम तत्व में पैदा लिए, इसका गुनाह है कि ये तत्व में पैदा लिया। ये अमरजीत है, आगे आओ। ये अमरजीत है, ये भी तत्वा है। इसका दुनिया में जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी धावक है, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन एक धावक और है, वो भी इसके जैसा दौड़ता है, कसरत करता है, सब कुछ करता है। वो समृद्ध जाति के लोग हैं, दबंग के जाति के लोग हैं। उसका प्रमोशन करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जादव के नेता, बड़े बड़े बाबाओं ने उसको प्रमोट किया, उसको दुनिया का हीरो बना दिया। इसका गुनाह सिर्फ ये है कि ये तत्वा है, बस इतना ही गुनाह है। जया देवी को देखो, वो कही जाती आयरन लेडी है, दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने उसको सम्मानित किया, लेकिन आज भी 20,000 रुपया के नौकरी किसी NGO में करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये आंदोलन जब अपने चरम पे पहुंचेगा तो ये जया है, ये हिंदू है, अमरजीत है, माधुरी है, पता नहीं कितनी महिलाएं ऐसी है जो संघर्ष करती रही है, उसको भी हम उस शिखर पे ले जाएंगे और पहला कदम से ले जाएंगे। हमको अभी हम आ रहे थे तो एक पत्रकार फोन किया दिल्ली से, बोला गुप्ता जी आपको खत्म करने की साजिश हो रही है। कि भाई तो मैं सीना तान के, जिस दिन मैंने कफन अपना बांधा था अपने सर पे हाजीपुर में, उसी दिन मैंने कहा था कि लाओ आज मैं कफन बांधता हूं और आंदोलन की शुरुआत करता हूं। हाजीपुर में मैंने बोला, हमने कहा था कि आजादी बलिदान मांगती है, और IP गुप्ता अपना सीना और अपना सर खड़ा किया है। अगर गोली मारना है तो सीना है, सबसे पहला मेरा सीना तुम्हारे सामने।
और अगर गर्दन उतारनी है तो तलवार निकाल। आईपी गुप्ता अपना गर्दन चौड़ा किया है, बड़ा किया है। मौत से आईपी गुप्ता डरने वाला नहीं है। एक ही चीज आईपी गुप्ता को डरा सकता है, वो है तांती ततवा पान, और दूसरा कोई पैदा नहीं लिया है कि मुझे डरा ले। तो बोला नहीं, वो जान मारने वाला बात नहीं है। आपको और आपके जाति को राजनीतिक रूप से खत्म करने की बात हो रही है। चलिए कैसे? हमने कहा आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, आंदोलन से निकला हुआ नए पानयुग का सिपाही है। तुम चाहे जितना कर लो, सरकार में बैठे लोग हमारे लोग को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। तो बोला वो बात भी नहीं है। बोले की बात हो भाई? बोला कि आईपी गुप्ता को खत्म करना है तो कैसे करोगे? आईपी गुप्ता तो एक सोच बन गया। इनकलाब पार्टी एक सोच है, हाको रथम पान है, उस सोच को कैसे खत्म करोगे? तो बोला हो सकता है कि सरकार अध्यादेश लाए और आपको राजनीतिक रूप से खत्म कर दे, आपकी मांगे मान ले। तो हमने कहा सरकार फिर गलत सोच रही है। अरे भैया अध्यादेश लाओ, हमारे जाति को आरक्षण वापस करो, आईपी गुप्ता अपना झोला उठाएगा और पतौना के अपने सरजू बाबू गढ़ में जाके परमानेंट संन्यास ले लेगा। राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बात मान लो तुम, आईपी गुप्ता ये लड़ाई अपने राजनीति के लिए नहीं कर रहा है, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं करता। नेता एमपी एमएलए बनना तो छोटी बात है रे भाई, नेता बनने की चाहत है आईपी गुप्ता को। और नेता क्यों बनना चाहता हूं? इसलिए कि अपने लोगों को नेता बना सकूं, उसको एमपी एमएलए बना सकूं, वो चाहत है। अपने लोगों को राजनीतिक जात बना सकूं, वो चाहत है। हम एमएलए बन गए और हमारा जब एमएलए फोन करे, डीएम साहब फलना तांती बन रहा है, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, एफआईआर करो। बोलेगा चलिए कतना ततवा को एमएलए देखे हैं, आप फोन रखिए। तो फिर क्या करना होगा कि हमारा बेटा भी आईएएस बने और छपरा जिला का डीएम बने, वो भी सपना संजो के लाया। लड़ाई सिर्फ यहां खत्म नहीं होने वाली है। इलेक्शन के बाद फ्री कोचिंग चलाऊंगा, 30 बच्चों को आईएएस आईपीएस बनने, बिहार सरकार का पदाधिकारी बनने का सपना खोलूंगा, स्थापना करूंगा। यह भी सपना देखा है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। तुम आईपी गुप्ता को तो खत्म कर दोगे। गांधी जी चले गए, गांधी का सोच चला गया क्या? अरे आईपी गुप्ता खुद कुछ बनने के लिए झोला नहीं टांगा है। आईपी गुप्ता अपने सर पे कफन बांध के अकेला चला है। लेकिन आज मैं बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे जान के ऊपर भी खतरा आन पड़ा है। लेकिन सिर्फ ये कहता हूं, आईपी गुप्ता जिंदा रहे न रहे, ये हाको रथम पान जिंदा रहना चाहिए। एक आईपी गुप्ता की जान जाएगी। हर एक शहर में, हर एक गली में सैकड़ों आईपी गुप्ता पैदा होना चाहिए भाई। यही लड़ाई है। हमको मिले, हमने 3 ही मांग मांगी है सरकार से। एक कि हमारा जो आरक्षण है उसको वापस करो। हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण दो, हम कहते हैं हमारा जो आरक्षण है उसको वापस करो। दूसरा
कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से निकाले हो। हमारे बच्चे जो दरोगा, टीचर, एसडीएम सब बन गए, नेवी, बीएसएफ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तुमने उनसे नौकरियां छीनी है। और यही नहीं, हमारी बेटियां बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, तुमने सभी को गर्दन पकड़ के बाहर निकाला और ये कह के गए तत्वा डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, तुम निकाला है। उस आदेश को, सरकारी आदेश को समीक्षा करो, गलत आदेश की समीक्षा करो। और अगर समीक्षा नहीं किए, ये तुम कर सकते हो, ये सरकार कर सकती है और कभी भी कर सकती है। अगर ये समीक्षा नहीं किए तो 2025 के बाद हम अपनी सरकार बनाएंगे और उसको समीक्षा करवाएंगे। सुन लो,